प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंडलायुक्त ने विश्वविद्यालय में बनाए गए मतगणना स्थल का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। नाला निर्माण कार्य का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशियों, एजेंटों व प्रतिनिधियों के साथ अपर आयुक्त प्रशासन ने की बैठक, कहा मतगणना में करें सहयोग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल पर ड्यूटी करने वाले पुलिस के जवानों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। कैंपियरगंज और पीपीगंज थाने की पुलिस ने डकैतों के गैंग को किया गिरफ्तार। जेम पोर्टल गवर्नमेंट मार्केटिंग सिस्टम के तहत सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। अज्ञात चोरों ने मंदिर की बेशकीमती मूर्तियों पर किया हाथ साफ, पुलिस जांच में जुटी। और श्रृंगार की दुकान पर लगी भीषण आग, अग्निशमन ने घंटों प्रयास के बाद पाया काबू। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 3 दिसंबर को गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन मतगणना स्थल का मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने मतगणना स्थल पर बने बूथों पर जाकर संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। मतगणना स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का भी निरीक्षण किया। वहीं मतगणना स्थल पर बनाए गए कोविड-19 हेल्प डेस्क पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से कहा कि मतगणना स्थल पर आने वाले सभी लोगों का कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जांच व अन्य प्रक्रिया की जाए, जिससे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एडीएम वित्त आर.के. सिंह, एसपी नॉर्थ विपुल कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आपका ये काउंटिंग फ्रॉड स्टार्ट हो जाता है ना, तो जो लोग अलाउड करेंगे सब ठीक है, ऊपर शटर पे बंद कर दिया, शटर के बाद से कोई और 7:30 बजे खुल जाएगा, तब भी काम चल जाएगा। 8 बजे टेबल पे नहीं, ये चलो टाइम से वो तो एक अच्छा सर एक चीज़ होती है ना कि एक मतपेटिका जब खुल रही होती तो एक एडवांस में पीछे भी बैग रख दी जाए। नहीं तो सर एंट्रेंस पे रहेंगे और कैंपस पे रहेंगे सर, एक इधर एक उधर। जब तक आप लगता है हम लोगों का मुख्य दायित्व प्रारंभ होगा सर लगभग 2 बजे के बाद से। कहाँ है DSO नहीं कर रहा है, तो छोटी वाली अरे वो बहुत 10 मिनट है, तो वैसे भी कल भी दी गई थी, तो वो दूसरा नहीं ये गलत लगा है। सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, देखिए ये जो गोरखपुर फैजाबाद MLC सीट है, उसमें जो कल पोल हुआ है उसकी मतगणना 3 दिसंबर यानी कल होगी और ये मतगणना सुबह 8 बजे से आरंभ की जाएगी। और हम आशा करते हैं कि जो भी नियम और विधिक व्यवस्थाएं माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई हैं, हम उनका अनुपालन करते हुए एक अच्छी निर्वाचन कल संपूर्ण कराएंगे और एक कैंडिडेट जिसको मतदाताओं ने निर्वाचित किया है नियमानुसार, उनको हम रिटर्न करेंगे इस सीट के लिए। धन्यवाद। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मंडलीय शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने समारोह स्थल पर मौजूद BSA भूपेंद्र नारायण सिंह व CDO इंद्रजीत सिंह से मुलाकात कर नियुक्ति पत्र वितरण प्रक्रिया पर चर्चा की। चर्चा के दौरान राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा
कि कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करते हुए दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। इस प्रक्रिया के तहत जनपद गोरखपुर को 1164 नए शिक्षक मिल जाएंगे। एक में जो जिनको नियुक्ति पत्र मिलना है और बाकी ठीक सामने लग रहा है। जो हर जिले के टॉपर 5 आएंगे वो भी अलग बैठे रहें ताकि आसानी से मंच पर आ जाएं। और शेष गोरखपुर के 35 तो पूरे दोनों मंडल के हो जाएंगे। गोरखपुर वाले सारे बुला लीजिए और शेष कुछ अतिथियों का जो सामान्यतः परंपरागत रूप से बुलाते हैं जी सारे मान्य लोगों को, यूनिवर्सिटी के लोगों को भी। परीक्षा भवन की एक और समस्या है, अंधेरा लगता है, डूबा हुआ थोड़ा। रिपेयर में था इसलिए नहीं, पहले भी वो जब प्लान बन रहा था वहाँ का उससे मैं फेवर में था, मैं नेक्स्ट से बैठ रहा था। हाँ, बैकड्राफ्ट थोड़ा सा बड़ा लगे के बाद कोई अफरा तफरी ना हो, इसीलिए सब मैनेजमेंट करना पड़ेगा। या तो स्टॉल बनाइए उतने स्टाफ सर अपना तफरी तो दोनों एक साथ हम देंगे। हाँ, अपनी जगह पर बैठे रहे। पहले भी जब चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से कि गोरखपुर किया जाए, पहले भी मैंने कहा था कि अंदर वहाँ दीक्षा भवन में थोड़ा सा नहीं, ये ठीक हो गया, बाहर आ गया, थोड़ा इसका लुक भी अच्छा हो जाएगा, मौसम भी अच्छा है। और बाकी लोगों का कैसे देंगे तो बाकी 6 सर हमने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके पहले चरण में हम लोगों ने अभी 16 अक्टूबर को 31,227 शिक्षकों की भर्ती की थी। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पूरी भर्ती का रास्ता साफ हुआ है, तो शेष बचे हुए लगभग 37,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया इस समय चल रही है। 2, 3, 4 दिसंबर को इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। 5 तारीख को, पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से जो टॉपर थे विभिन्न जिलों के, उनके अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया था। इस बार नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम गोरखपुर में होगा, इसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के इसी परिसर में होगा जहां हम खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर और बस्ती मंडल के 5 जो मेरिट की लिस्ट है उसमें ऊपर के अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। शेष गोरखपुर जनपद के सभी अभ्यर्थियों को यहीं से नियुक्ति पत्र का वितरण होगा और प्रदेश के अन्य जनपदों में वहाँ के माननीय प्रभारी मंत्रीगण, वहाँ के स्थानीय माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि सभी जिलों में वहीं पर सभी अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे और इस तरह से हमारी 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन द्वारा गोरखनाथ क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण में हो रहे नाला निर्माण कार्य का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में होने वाले मतगणना को लेकर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में प्रत्याशियों, एजेंटों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अपर आयुक्त प्रशासन ने सभी से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम को सूचित करें। साथ ही मतगणना स्थल पर मतगणना कर्मियों का सहयोग करते हुए सकुशल मतगणना के कार्य को संपन्न कराएं। वहीं वैध व अवैध वोटों की जानकारी भी दी। क्योंकि इसका सिंपल सा है कि पहली वरीयता देना कंपलसरी है, अगर उसने नहीं दिया तो ये अवैध होता है। और इस वाले की इस मामले में सिंपल सी 1, 2, 3, 4 की गिनती है। अगर टीचर वो भी छोटी सी गड़बड़ कर देता तो हम लोगों को ये आती कि करना तो चुनाव तो टीचर का ही है और टीचर भी छोटी सी गलती करता तो थोड़ा अजीब सा लगता है। चलिए
ये अवैध है। और इस वाले में क्या किया उसने, अपने सिग्नेचर या नाम ये लिख दिया। ऐसे कि ये कहा जाता है कि आप अपनी आइडेंटिटी पहचान रहे हो, तो आइडेंटिटी के अंतर्गत में ये जो है अवैध माना जाता है। और रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि साइन कर दे। और वैसे टीचरों के साथ अंगूठा लगाने की संभावना तो नहीं है नहीं, क्योंकि सब सिग्नेचर ही करके आएंगे, अगर करेंगे भी तो, इसलिए अंगूठे की संभावना नहीं होगी। और ब्लैंक भी हो सकता है, इक्का दुक्का ब्लैंक भी आ जाता है। और यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 5 6 तो सबसे अच्छे लिखा है, परंतु नीचे अंगूठा या सिग्नेचर कर दिया है। तो ये जो चीज है ये सारे के सारे इस वजह से, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 सब कुछ लिखने के बाद भी जो है अवैध कर दिया। परंतु सवाल ये है, जब अवैध होंगे, जब आप लोग जो है यही पाओगे कि 28,000 में 2-3 हजार रिजेक्ट हो गए, तो हम वो किसकी गलती से माने जाएंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया, हमारे गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो मतगणना कल सुबह 8 बजे से होगी, उस मतगणना से पहले हमारा स्ट्रांग रूम खुलेगा। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं या उनके एजेंट वहाँ की उपस्थिति में खुला जाएगा और सब लोगों को जानकारी दी गई है। हमारे जितने भी सुपरवाइज़र और असिस्टेंट जो है, ये सब लोग जो है 14 टेबल पर होंगे और उन लोगों की हमने तैनाती कर दी गई है, वो समय से पहले आ जाएंगे और जिससे कि सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाए। और ये मतगणना जो है, क्योंकि अभी तक जो संभावना है, हम लोग इसे मान के चले 15-16 घंटे के आसपास में ये पूरी प्रक्रिया हो पाएगी, क्योंकि कई स्टेज में है। पहले हमारी मतपेटिका खोली जाएंगी, उसमें वैधता और अवैधता के मतपत्रों की जांच की जाएगी। करने के बाद फिर जो हमारे 16 कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से अभ्यर्थी बार उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो प्रथम वरीयता है, उस वरीयता के आधार पर उनकी चेकिंग होगी और चेकिंग करने के बाद लास्ट में जो है आरओ के टेबल पर द्वितीय वरीयता के आधार पर निर्णय किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने 3 दिसंबर को होने वाले एमएलसी मतगणना के दृष्टिगत मतगणना स्थल पर ड्यूटी करने वाले पुलिस के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाए रखने के साथ ही सकुशल मतगणना को संपन्न कराने का दिशा निर्देश दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बिना उसके दिक्कत होगी, किसको एंट्री देंगे किसको नहीं देंगे। हमारे वहाँ 3 तरीके के लोग एंट्री करने को लास्ट तक किसी को ऐसा कोई ड्यूटी कार्ड जिसको न मिला हो, जिसको पता न हो ड्यूटी किस जगह पे है, वो करने लगे हाथ खड़ा कर दे। अच्छा, अभी यहाँ से आप लोग सब आ जाएंगे, क्योंकि 8 बजे तो मतपेटिका खुल जाएगी, तो 8 बजे से पहले सभी लोग आ जाएंगे, तो वो 6 से 8 के बीच ही आएंगे। जो एमएलसी की इलेक्शन है उसकी मतगणना कल 3 तारीख को सुबह 8 बजे से होगी। इसके रिटर्निंग ऑफिसर से कमिश्नर महोदय है, जो हमारे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है चेकिंग और फिस्किंग के लिए, उनकी ब्रीफिंग आज की गई थी। उसमें जो मतगणना में लगे कर्मी हैं वो सुबह 6 बजे से ड्यूटी भी रहेंगे और जो भी वहाँ जाए वो उनकी चेकिंग और फिस्किंग के बाद ही लोग जा पाएंगे और पास होगा उनके पास जिला प्रशासन के द्वारा जारी, उसी को हम लोग एंट्री देंगे। जो कैंडिडेट्स हैं और उनके एजेंट्स हैं प्लस मतगणना के जो कर्मी हैं वो वहाँ एंट्री करेंगे और वहाँ पूरी सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाएगी। उसमें LIU का स्टाफ भी लगाया गया है, सादे वस्त्र में लोग लगाए गए हैं, DFMD और HSMD आदि लगाए गए हैं। बता दिया आपको, ये सुरक्षा दृष्टि को लेकर के सब निर्देश हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया बुधवार से शुरू हुई। इसे लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए BSA दफ्तर से लेकर डाइट परिसर के अंदर तक 7 काउंटर बनाए गए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत गोरखपुर को 947 शिक्षक मिलेंगे। इसमें महिलाओं की संख्या 314 और पुरुषों की संख्या 333 होगी। 4 दिसंबर तक होने वाली काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।
इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, काउंसलिंग नवनियुक्त अध्यापकों की हुई है, जिसमें से 647 गोरखपुर को प्राप्त हुए हैं और 7 काउंटर बने हुए हैं। 7 काउंटर अपना ठीक 10 बजे से हमारा वो काउंसलिंग शुरू हो गई है और काउंसलिंग की गति अभी थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा वो है कम, लेकिन हमको लग रहा है कि जल्दी ही बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें जो 647 हमको मिले हैं उसमें पुरुष 333 हैं और महिला 314 हैं। और ऐसा कुशल कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करके हो रहा है और इसमें किसी तरह कोई समस्या ना, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में कंपेयरगंज व पीपीगंज थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए डकैतों के गैंग को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य डकैती की तैयारी में जुटे हुए थे। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं गिरफ्तार डकैतों के पास से 59 पेटी शराब, 12 व 38 बोर तमंचा, घटना में प्रयुक्त सफारी, सफेद कार मारुति स्टीम, 1 पिकअप महिंद्रा, 2 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद किया। किसकी है? से आई लगते हैं पकड़ इस संबंध में पुलिस लाइन से व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने बताया, पुलिस मुठभेड़ में 6 लोग अरेस्ट किए हैं। कैंपियरगंज और पीपीगंज पुलिस ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से
ये SHO कैंपियरगंज और SO PP-गंज सत्यप्रकाश सिंह और चंद्रभान हमारे क्राइम ब्रांच के, और साथ में सादिक जो हमारे क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं दोनों, इनके नेतृत्व में पुलिस मुठभेड़ में 6 लोग अरेस्ट किए हैं। 6 लोगों के पास से जो बरामदगी हुई है वह बड़ी काफ़ी है। उसमें 59 पेटी देसी शराब, एक तमंचा 12 बोर का, एक तमंचा 38 बोर का, एक टाटा सफारी, एक मारुति कार स्टीम, एक पिकअप महिंद्रा, 2 मोटरसाइकिल, 20 बोरी मटर और 20 बोरी मटर दाल। इसके अलावा इनसे गेहूं हुए हैं 21 बोरी, जैविक खाद इनसे 22 बाल्टी बोरी हुई बरामद हुई है। ये लोग PP-गंज, कैंपियरगंज और सिद्धार्थ नगर में कई घटनाएं किए हैं। कैंपियरगंज में इन्होंने शराब की दुकान में चोरी की थी जो बरामद की है हमने। सिद्धार्थ नगर से ये गेहूं की जो है चोरी की थी वो बरामद की है। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये गोरखपुर और आसपास के जनपदों में इस तरीके की चीज़ें जो बड़ी मात्रा में होती है, जैसे गेहूं, मटर, दाल और जो गोदामों में रखी जाती है, वो चोरी करके बेच देते थे। और ये गैंग काफ़ी समय से चल रहा था। इसमें 2 लोग अभी भी फरार है जिनको हम अरेस्ट करेंगे। इनको मुठभेड़ में अरेस्ट किया है। इनमें 4 मुकदमे हम लोगों ने अनावर्त किए हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। जेम पोर्टल गवर्नमेंट मार्केटिंग सिस्टम के तहत विकास भवन सभागार में CDO इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में खंड शिक्षक और DPRO टीम के साथ बैठक की गई। बैठक में गवर्नमेंट द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से मार्केटिंग करने के लिए बताया गया और इस पोर्टल को लोगों तक पहुंचाने की चर्चा की गई। बैठक में DDO, सभी खंड के शिक्षक और DPRO मौजूद रहे। आप सब लोगों ने जितने जिला लेवल पे मीटिंग हुई है सब ने वहाँ साइन किए हैं, किए कि नहीं किए? जब किए तो आप उसका पार्ट है, सकते कि हम लोग उसका पार्ट नहीं है। आपको जितने दिशा निर्देश जिले से जारी हो रहे हैं उस हर की GP वाइज आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन वहाँ करना है। और आपके अंदर जो GPs है उस पर भी रिकॉर्ड मेंटेन कराना है और आपने गाइड करना है सब चीज़ को, खुद सीख के कि किस तरह से जो प्रक्रिया है पूरी फॉलो करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको देखते हुए आप लोग इसको लर्न करिए और हम लोग इसमें पूरे एक्सपर्ट्स के साथ DPRO साहब और जितने यहाँ के विभाग हैं वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छे से इसका क्रियान्वयन कराना है और टाइमिंगली पारदर्शिता तरीके से करवाना है। और आप लोग इसमें अच्छा सहयोग करते रहे हो। कल की जो मीटिंग थी काफ़ी अच्छी रही, प्रभावी रही है और उसका अच्छा फीडबैक भी आया है। कुछ ना कुछ नया सीख के जाइए और करिए इसको कंप्लीट, ठीक है? और समझ लीजिए इसको पूरा थॉरली। और जहाँ जो डाउट आती है वो ग्रुप पे पूछ सकते हो और हम लोग एक डाउट सेशन अलग से रख लेंगे। ये यूपी के आए हैं उसको जरूर आप लोग उसका करेक्ट समरी पढ़ लीजिए जहाँ जहाँ आपकी लगती है। मैं नहीं कहता पूरा बुकलेट पढ़िए, लेकिन जहाँ आप उसको यूज कर रहे हो उसको जरूर पढ़िए। ये जिम्मेवारी सारे ऑफिसर्स की भी है। और नीचे जो हमारे उसका दिशा निर्देश जारी कर दो शाम को अच्छे से इसको धीरे बता दीजिए, एक बार समझ लीजिए सब, ठीक है? और वीडियोस से बड़ी मेहनत की है तो इसके बाद वो आज घर जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन शाम को एक जूम मीटिंग हम लोग करें। सब लोग देख लीजिए 25 दिसंबर जो है वो लास्ट है कम्युनिटी टॉयलेट और SBM के लिए। हर हालत में मैंने कहा था 15 दिसंबर तक। अब 15 दिन कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, आप मेहनत करिए इसमें। और मैं भी इसमें सुबह शाम पूछूंगा, चाहे जितना मर्जी मेरा बिजी शेड्यूल है। आवाज़ का भी सारे वीडियोस नोट कर लें, 100% आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और पंचायत भवन, ये 4-5 जो टारगेट है ये क्लियर है सबको, बार बार रिपीट किए गए हैं। मैं हर चीज़ के मिनट्स बना रहा हूँ। कल की मिनट मैं आज की मिनट्स से भी जारी कर दूंगा कि वीडियोस जिन जिन वीडियोस ने अच्छा काम किया है वो वीकली अपना एक पूरी नोट देंगे, प्लस नोट बना के और मेरे साथ यहाँ आएंगे मीडिया को अपनी प्रेजेंटेशन। क्लियर? कम्युनिटी टॉयलेट में किसी भी सचिव ने अच्छा काम किया उनको देंगे। एक खंड प्रेरक का मेरे पास आ रहा है जिसने बहुत अच्छा काम किया, उसका भी हम देंगे। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो मीडिया से हम लोग रूप कराएंगे उनको, खुद अपना। सिटी 1 से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया, ये हम लोग जो सचिव है हमारे और BDOs है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो इसमें हम लोग उनको प्रोक्योरमेंट रूल और जेम पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, जो गवर्नमेंट ई-मार्केट है जिसपे नए शासनादेश आ गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग सब बता रहे हैं। और टेंडरिंग प्रोसेस के जो रूल होते हैं उसके में एक वर्कशॉप टाइप किया जा रहा है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज जो है वो जेम पोर्टल के बारे में अभी उसमें सब लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर कर रहा है। और उसमें हमारे साथ एक्जिन PWD भी है, एक्जिन RES भी है और बाकी विभागों के भी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से निर्देशित पोर्टल है। ये पोर्टल पारदर्शिता को बढ़ाती है और समय से प्रक्रिया को पूरी करती है, तो ये एक हमारी जो कार्यप्रणाली है उसको बेहतर बनाती है।
ठंड का मौसम आते ही चोर सक्रिय हो गए हैं। ताज़ा मामला गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक प्राचीन मंदिर से बेशकीमती मूर्तियों को चोर उड़ा ले गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल में लग गए। वहीं गांव वालों ने बताया कि यह हमारे प्राचीन मंदिर की धरोहर थी, जिसे चोरों ने चुराकर हमारी भावनाओं को आहत किया है। चले के देखो एक फोटो मिलता है खुला जा के खुले रहा मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह व ग्रामीण ने बताया कि आज रात में लोग यहाँ गांव के लोग शादी समारोह में लोग गए थे और ये मूर्ति सुनसान जगह पे, यहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। ये चौरी चौरा थाना के अंतर्गत एक बघाड़ गांव है और एक जात विशेष के लोग पटेल हैं, उनके पारिवारिक मंदिर है, वहाँ पे लोग पूजा उपासना करते हैं। यहाँ से 3 मूर्तियाँ राम लक्ष्मण सीता जी की और हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति थी और वो रात में ले गए हैं और लगता है कि हम लोग लगे हुए हैं और इसमें एक टीम बना करके गठित करके लगाई गई है, जो कि शीघ्र ही इसका पटाक्षेप कर दिया प्रकरण था। इसमें 5 मूर्तियाँ थी सर जी, जिसमें 3 मूर्तियाँ राम लक्ष्मण जानकी की थी, वो अर्शदा की थी, एक हनुमान जी की थी, वो पत्थर की थी। ये 5 मूर्तियाँ गायब हैं। जी, इसकी सूचना आपको कब मिली है? हमको 7 बजे जब हम पूजा करने आए तो पता चला। राजगढ़ थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर डाकखाना के सामने स्थित श्रृंगार बैंगल एंड ज्वेलरी हाउस की ऊपरी मंजिल पर भोर में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। ऐसे में शहर के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में हुई इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल था। समय रहते स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया। इस संबंध में व्यापारी हासिल व प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया। तो भाई सोया था, सोने में उसको दिक्कत महसूस है, उसने फ़ोन किया, आगे देखा तो आग लग चुकी थी। अच्छा, लगभग कितने का सामान नुकसान होने का अंदाजा है? भाई को कैसे पता चला, वो कैसे आग लगा? सोया था, सोने में तकलीफ महसूस हुई, उठ के देखा तो आग लग चुकी थी। कितने बजे की बात है लगभग आग लगी है? 3:30 बजे। क्या ये 3:30 बजे से आग लगी लगातार चल रही है? हाँ। दमकल की कितनी गाड़ियाँ अब तक आ चुकी हैं आपके पास? 2-3 आ चुकी। 3 आ चुकी है? हाँ जी, 5 आया। 5 दमकल आ चुकी है। ये छठवा है? हाँ। सुबह जो है 4:55 पर
आग की सूचना दूरभाष के द्वारा मिली थी कंट्रोल रूम को। कंट्रोल रूम से एक गाड़ी तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई। मौके पर पहुंचकर गाड़ी ने देखा कि आग भयंकर है। तुरंत फायर स्टेशन को फोन द्वारा दूरभाष द्वारा सूचना दिया कि अन्य गाड़ियां पानी की संपूर्ति के लिए भेजा जाए। फायर स्टेशन से अन्य गाड़ियां भी 4 गाड़ियां बड़ी और 2 गाड़ियां छोटी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई पानी की संपूर्ति के लिए। यूनिट पहुंच करके वहां पर आग को देखा। आग बहुत विकराल थी, धुआं फैला हुआ था और अगल बगल की दीवारें भी गर्म हो रही थी। यूनिट द्वारा जो है तुरंत आग पर पानी से जेट का प्रयोग करते हुए आग को बुझाना सामने से शुरू किया गया। तत्पश्चात अन्य गाड़ियाँ जब पहुंची तो मैं भी पहुंचा साथ में। तो बगल की दीवार को तोड़ के, ऊपर की मंजिल की बगल की दीवार को 3 जगह से तोड़ के दूसरी लाइन फैला करके और उधर से जेट का कर्मचारियों की सहायता से जेट का प्रयोग करके उधर की आग को बुझाना शुरू किया। उसके पश्चात एक लाइन दूसरी डाल के नीचे की मंजिल में मकान के राइट साइड में वहाँ से दूसरे के घर में से होते हुए उसको दीवार को तोड़ करके और 2 जगह से दीवार तोड़ करके उधर से आग को 3 तरफ से घेर के कंट्रोल किया गया। सूचना मिलने के सर कितने दिन में आपको काबू पाया? कितनी गाड़ियाँ टोटल लगी थी? टोटल कुल 7 गाड़ियाँ लगी थी, 5 बड़ी और 2 छोटी गाड़ियाँ वहाँ पर मौके पर लगी हुई थी और फायर सर्विस यूनिट द्वारा अथक मेहनत परिश्रम किया गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। दिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। साईं बना।